टॉपिक था जहां पे हम आगे बढ़ रहे थे और वहीं से हम अपनी क्लास को आज आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ऑडियो वीडियो पुष्पा सिन्हा कह रही है बहुत बड़े कमेंट आ रहा है, बहुत कम लोग जुड़े हैं, 1100 लोग हैं मात्र, 1900 लोग हुए अभी। चलिए ठीक है, धीरे धीरे जुड़ते चाहिए। मुझे जहां तक याद है कि मैंने अधिवेशनों में आपको 1888 का अधिवेशन अंतिम पढ़ाया था। यस और नो कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए यस और नो। अंतिम जो अधिवेशन था मुझे याद है कि हमने 1888 का अधिवेशन पढ़ा था जो इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था, जहां मैंने आपको बताया था कि लोधर काउंसिल को खरीदकर उन्हें यानी बिहार के जो दरभंगा महाराज थे, दरभंगा महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह ने लोधर काउंसिल खरीद को दे दिया था और वहीं पे हमारी क्लास जो है समाप्त हो गई थी। यस सर, कमेंट आने लगे। ठीक, चलिए तो पिछली क्लास में जहां पे हम क्लास को छोड़े थे वहीं क्लास से वहीं टॉपिक से हम लोग आगे बढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन हो रहा है, वही टॉपिक से हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए तो बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आइए, तो 1888 में लास्ट क्लास में देख लिया था, 1889 से इसकी शुरुआत करेंगे और महत्वपूर्ण अधिवेशनों की श्रृंखला में हम जो बात कर रहे हैं आज, जिस अधिवेशन की बात करेंगे वो अधिवेशन है 1889 का। मेरी आवाज क्लियर है सब लोगों को? देखिए पेड बैच के अंदर चिल्ला के तो पढ़ाया नहीं जा सकता, यूट्यूब तो है नहीं, यूट्यूब के ऊपर हम तेज आवाज में बात करते हैं क्योंकि वहां पे सिर्फ बताना होता है, यहाँ पे चीजों को क्लास में याद करवाना होता है, चीजों को यहाँ पर समझाना होता है। वैसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि मेरी ऑडियो बिल्कुल ठीक है। अगर आप कहेंगे तो हम आर्टिफिशियल आवाज बढ़ा देंगे, लेकिन उससे आपको ही बहुत ज्यादा नुकसान होगा। देखिए आवाज बढ़ गया होगा, मेरी टीम ने आवाज को बढ़ा दिया, लेकिन मुझे लगता है कि सूदिंग आवाज पहले वाला ही था। अब सवाल उठता है कि जिस अधिवेशन की हम चर्चा करने वाले हैं 1885, 86, 87, 88, आज जो है पांचवां अधिवेशन है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, नंबर फिफ्थ अधिवेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अधिवेशन है 1880। वर्ष 1889 के अंदर में सबसे पहले तो प्रश्न यही पूछे जाते हैं कि इसका स्थान साथियों कहां था। तो इस अधिवेशन का स्थान बॉम्बे हुआ करता था। और अगर इस अधिवेशन के अध्यक्ष के बारे में बात करें तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी विलियम वेडरबर्न ने। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी विलियम वेडरबर्न ने। अब इसके अलावा आपको अगर याद हो तो हम इसके बाद महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते थे, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों को। डायरेक्टली तथ्य लिख देता हूं मैं। पहला तथ्य आपको मैं यहां बताऊं कि ये व्यक्ति जो है नाम से ही दिख रहा है कि ये व्यक्ति यूरोपीय है। तो यूरोपीय कहने का मतलब ये है, ये व्यक्ति यूरोपीय है कहने का तात्पर्य है कि ये जो है ये व्यक्ति जो है द्वितीय यूरोपीय अध्यक्ष। पहले यूरोपीय अध्यक्ष तो हो नहीं सकते क्योंकि पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन है बताइए, जॉर्ज यूले हैं। तो ये व्यक्ति क्या है, द्वितीय यूरोपीय अध्यक्ष। तो प्रश्न अगर आपसे पूछे, जैसे पूछता भी है कि पहले कौन थे दूसरे कौन थे, तो दूसरे यूरोपीय अध्यक्ष की अगर बात करें तो आप इस प्रश्न का उत्तर क्या देंगे, आप उत्तर देंगे विलियम वेडरबर्न का। दूसरा, ये अधिवेशन दो तीन अन्य मायनों में भी महत्वपूर्ण है। जैसे आप जानते हैं कि आज हमारे पास आज रोहित दुबे जी बैकग्राउंड का कलर मैं चेंज नहीं करूंगा क्योंकि मैं डार्क कलर जब लेता हूं तो मुझे देखने में दिक्कत होती है। इसका ध्यान रखिए, ठीक है, इसमें डार्क कलर यूज नहीं करता हूं, कहीं यूज नहीं करता हूं, ठीक है। अब आप जो वोट देने जाते हैं तो आप कहते हैं कि आपने अपने एडल्ट फ्रेंचाइज का प्रयोग किया, मताधिकार का प्रयोग किया कि 21 वर्ष हो गए तो आपको मत देने का अधिकार मिल गया। मताधिकार का मतलब क्या, मत देने का अधिकार, यानी 21 वर्ष की आयु के बाद जब लोगों को मत देने का अधिकार मिल जाता था वो प्रस्ताव यहीं पर पारित हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि इस अधिवेशन में 21 वर्षीय इस अधिवेशन में 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ। मतलब 21 साल के लोग वोट दे पाएंगे। यहाँ पर क्योंकि अंग्रेजों के कालखंड में आप जान के हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ 3% भारतीय वोट देते थे। आज तो जितने लोग का वोटर आईडी कार्ड बनाए सब देते हैं। वोटर आईडी कार्ड बनाने का एक नियम है भाई, आपका 18 वर्ष से ज्यादा की आयु होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आप वोट देने जा सकते हैं। लेकिन इस बात को समझिए कि उस समय भारत में सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। वो लोग ही भारत में मत का प्रयोग कर सकते थे, वो लोग ही भारत में मत का प्रयोग कर सकते थे जो कुलीन हुआ करते थे। कुलीन का मतलब श्रेष्ठ। अब कुलीनता के अंदर में जो सबसे पहला कुलीन था वो था कि धन के आधार पर, मतलब अगर पैसा बहुत है। दूसरा, जाति के आधार पर, अगर आप जाति से हैं, या वर्ण के आधार पर आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं। और तीसरा जो है शिक्षा के आधार पर। कहने का तात्पर्य है कि अंग्रेजों के कालखंड में सभी लोगों को मत देने का अधिकार नहीं था और भारत के अंदर में मैक्सिमम जो है 3% लोग ही वोट देने का अधिकार थे। आगे चल के आप देखेंगे कि इस 3% मताधिकार को बढ़ाकर 15% कराने का जो है लक्ष्य अंग्रेजों ने रखा था। ठीक है, तीसरा जो प्रस्ताव यहां से पारित हुआ वो और भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। भारत में तो ये कांग्रेस बन गया था, लेकिन कांग्रेस बना क्यों था? भारत में कांग्रेस को सिर्फ इसलिए बना था ताकि भारत के आम जनमानस की समस्याओं का वो समाधान करवा सके। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती थी जो भारत के वॉइसरॉय अपने तक रख लेते थे, लंदन की महारानी तक नहीं पहुंच पाता था। वैसी परिस्थिति के अंदर में क्या हुआ? वैसी परिस्थिति के अंदर में एक समस्या हुई और समस्या में ये हुआ कि भाई भारत के नेताओं ने, खासकर दादा भाई नौरोजी ने बोला कि काम करते हैं, कांग्रेस का एक ब्रांच जो है लंदन में खोल देते हैं। और ये इसी अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ। क्या हुआ? इस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि कांग्रेस की एक शाखा जिसका नाम ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी या ब्रिटिश इंडिया कमेटी होगा, वो ब्रिटिश इंडिया कमेटी जो है कहां खोली जाएगी? तो वो ब्रिटिश इंडिया कमेटी जो है लंदन में खोली जाएगी। मतलब इस अधिवेशन में साथियों लंदन में ब्रिटिश इंडिया कमेटी के गठन का प्रस्ताव पारित हुआ। अब यहां से ना एग्जाम में प्रस्ताव पारित हुआ। एग्जाम में यहां से दो प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा जाता है कि जब साहब ब्रिटिश इंडिया कमेटी कहां बना, या आपसे पूछेगा कि कांग्रेस की एक शाखा जो लंदन में खोली गई, तो कांग्रेस में एक शाखा जो लंदन में खोली गई उसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रिटिश इंडिया कमेटी हो जाएगा। और आपसे पूछेगा कि ये ब्रिटिश इंडिया कमेटी के अध्यक्ष कौन बनाए गए। कई बार एग्जाम में यहां से दो प्रश्न पूछता है। आपसे पूछेगा कि इस ब्रिटिश इंडिया कमेटी के दो बातें यहां से पूछी जाती हैं। पहला क्या पूछा जाएगा? नंबर 1 इसका पूछा जाएगा कि इसके अध्यक्ष किसको बनाए गए। तो आप मेरे दोस्तों ध्यान रखना, यहां पर जिस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया वो कोई और नहीं बल्कि विलियम डिग्बी हुआ करते थे। विलियम डिग्बी इसके अध्यक्ष बने और इनकी एक पत्रिका छापी गई जिस पत्रिका के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया। उन दिनों पत्रिकाओं का चलन होता था। कहने का तात्पर्य है कि लोग मैगजीन्स पढ़ते थे। मान लीजिए कुछ टीवी तो है नहीं, व्हाट्सएप तो है नहीं, इंटरनेट तो है नहीं, गूगल तो है नहीं, तो लोग अपनी बातों को आम जनता तक कैसे पहुंचाएंगे? तो या तो समाचार पत्रों के माध्यम से पहुंचाएंगे या फिर वो पत्रिकाओं के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में इन्होंने एक पत्रिका निकाली जिस पत्रिका का नाम था इंडिया। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इंडिया नाम की पत्रिका किसने प्रकाशित की। आपसे प्रश्न पूछ सकता है परीक्षा में कि इंडिया नाम की पत्रिका किसने प्रकाशित की। तो आप उत्तर क्या देंगे? आप यही कहेंगे कि इंडिया नाम की पत्रिका जो है विलियम डिग्बी की संस्था ब्रिटिश इंडिया कमेटी। एक और प्रश्न पूछता है कि ब्रिटिश इंडिया कमेटी का जो स्थापना हुआ इसका वर्ष क्या हुआ। तो वर्ष तो आप ऐसे ही बता देंगे, वर्ष तो आप ऊपर देख ही रहे हैं 1889 में इसकी स्थापना। यहां तक क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? अच्छा, एक और बात जानने वाली है जो मजेदार बात है, वो मजेदार बात यह है कि ये वही व्यक्ति हैं, विलियम वेडरबर्न, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने एओ ह्यूम की जीवनी लिखी है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम याद है, कांग्रेस के फादर जिसको आप कहते हैं, कांग्रेस का पिता। तो एओ ह्यूम की जीवनी जो है, ऑटोबायोग्राफी नहीं बायोग्राफी, जीवनी जो है इसी व्यक्ति ने जीवनी लिखी है। मतलब आपसे पूछ सकता है कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जिन्हें कांग्रेस का पिता कहा जाता है उसकी जीवनी किसने लिखी है? तो विलियम वेडरबर्न ही वो व्यक्ति हैं जिस व्यक्ति ने एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को यानी उसकी जीवनी को लिखा है। उसके अलावा आपको याद हो तो मैंने जब बॉक्स करके पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि 1889 ही वो वर्ष था जिस वर्ष कांग्रेस में पहली बार महिला प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। तो पॉइंट नंबर 4 में हम लिख सकते हैं कि इस अधिवेशन में महिलाओं ने इस अधिवेशन में महिलाओं ने हिस्सा लिया था। महिलाओं ने पहली बार या प्रथम बार हिस्सा
अब सवाल उठता है कि आपको याद होगा कि उनमें प्रमुख कौन कौन थी भाई। अब 10 के 10 नाम तो लिख नहीं सकते हैं, तो प्रमुख महिलाओं के नाम पता होने चाहिए कि भाई कौन कौन सी प्रमुख महिला थी। उसमें प्रमुख महिलाओं की सूची में जो सबसे पहला नाम आएगा वो आएगा कादम्बिनी गांगुली का। इसका नाम आएगा, इस नाम को याद कर लीजिएगा, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। गांगुली से सौरव गांगुली कैप्टन हुआ करते थे, ये नाम महत्वपूर्ण। इसके अलावा एक और नाम आएगा जो आएगा जानकी नाथ घोषाल का, जानकी नाथ घोषाल का। तीसरा एक और बड़ा नाम आएगा जिस नाम को आप जानते हैं किस नाम से, तो पंडिता रमाबाई, अच्छा बोतल साइड कर दूं, पंडिता रमाबाई, पंडिता रमाबाई के नाम से। कुछ लोग कमेंट करेंगे स्पीड बढ़ाइए, ये YouTube की क्लास नहीं है, ये पेड बैच की क्लास है, इसी स्पीड में चलती है ना, क्योंकि यहाँ समझाना होता है, क्लास में चीजों को याद कराना होता है। तो कादम्बिनी गांगुली, जानकी नाथ घोषाल, पंडिता रमाबाई, और एक और महत्वपूर्ण नाम है रविंद्रनाथ टैगोर की बहन स्वर्णा कुमारी देवी, स्वर्णा कुमारी देवी। इसके अलावा भी अन्य और भी नाम है, लेकिन ये नाम जो है महत्वपूर्ण है। ये नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो महिला है ये कोई आम महिला नहीं है, भारत की प्रथम स्नातक उत्तीर्ण महिला, भारत की प्रथम स्नातक उत्तीर्ण महिला। सोचिए कि भारत में कोई ना कोई तो महिला ऐसी होगी जो पहली बार ग्रेजुएशन पास की होगी, कोई ना कोई पुरुष भी ऐसा हुआ होगा जो पहली बार, सर ये क्वेश्चन आया था, ठीक है भाई, मुझे भी पता है क्या आता होगा, जो पढ़ाता हूं उससे बाहर नहीं आएगा, चिंता बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है ना। किसी किताब की आपको आवश्यकता नहीं मिलेगी, ठीक है। जो बोर्ड पे लिखवा दिया इसी से, कोई नोट्स वोट्स कुछ नहीं, जो बोर्ड पे लिख दिया इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। अब आइए सुनिए, तो भारत की कोई तो महिला होगी जो पहली बार ग्रेजुएशन पास की होगी, तो वैसी परिस्थिति में यही वो महिला है कादम्बिनी गांगुली। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत की प्रथम स्नातक उत्तीर्ण महिला कौन है, तो भारत की प्रथम स्नातक उत्तीर्ण महिला कोई और नहीं बल्कि कादम्बिनी गांगुली है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक भाई पूछ रहे हैं कि कहां से पढ़ी थी, कौन कॉलेज था, भाई मेरी ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पास आउट, कलकत्ता विश्वविद्यालय से, कहां से पास आउट है, कलकत्ता विश्वविद्यालय से, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ष की ओर। 1889 के बाद जो अगला वर्ष है वो है 1890 का। लेकिन आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर 1890 में भी कुछ हुआ क्या? यस हुआ। एक कमेंट करेंगे सर अब तो हिस्ट्री नहीं रुकेगा, भाई हिस्ट्री रुकने ना रुकने का तो गारंटी नहीं दे सकता, मेरा प्रयास है कि मैं रेगुलर ले पाऊं। घर में कुछ परिस्थितियां ऐसी नहीं है, माता जी की तबीयत अच्छी नहीं है, इस वजह से मैं पूरा अपना समय उनको ही देता हूं, इस वजह से मेरी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। आज से प्रयास किया है मैं रेगुलर आपको ले पाऊं, है ना। तो आज से कोशिश करेंगे कि आपकी क्लास रेगुलर चले। आइए अगला जो लेने वाले हैं वो अगला जो है सीरियल नंबर 6 है, वर्ष जो है 1890 है, वर्ष 1890। स्थान की बात करें मेरे दोस्तों, तो स्थान की अगर बात करें तो स्थान आप ही बताइए कमेंट करके कहां होगा, कलकत्ता। स्थान कहां होगा, कलकत्ता। अब इसमें अध्यक्ष की बात आती है, तो अध्यक्ष के रूप में जो व्यक्ति होंगे उनका नाम होगा फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। ये वही फिरोज शाह मेहता है जो चाणक्य कहे जाते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की। तथ्य ही तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में तो इन्हीं तथ्यों से प्रश्न आते हैं भाई, एग्जाम में तो क्वेश्चन नहीं आता है। तो ये एक ऐसा मौका था, देखिए 1889 इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि पहली बार महिलाओं ने क्या किया, हिस्सा लिया। लेकिन इस वर्ष किसी भी महिला को बोलने की आजादी नहीं मिली क्योंकि पुरुष प्रधान होते थे लोग, पुरुष ही सब कुछ ऐसा लोग उस टाइम पीरियड मानते। ये महिलाएं कौन है, ये महिलाएं वही, सोचिए ना कि 1889 में कोई महिला कांग्रेस की सदस्य बन रही है और वो इतनी बड़ी महिला है, तो कौन हो सकता है भाई? वो महिला एक बड़ी पहुंच वाली महिला हो सकती है, अंबानी अडानी टाइप लोगों की महिला हो सकती है, या किसी बड़े नेता की बहन या पत्नी हो सकती है। कमेंट करके बताइए ये महिलाएं जो महिलाएं हैं, ये महिलाएं कौन होंगी? या तो बहुत बड़ी लिखी होंगी, बड़े जमींदार की बहू बेटियां होंगी, या किसी बड़े नेता की पत्नी या बहन होंगी, यही लोग तो हो सकते हैं, और कौन हो सकता है? और किसी का होने का तो सवाल ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में ये अधिवेशन सिर्फ एक बात के लिए महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण ये है कि आपसे एग्जाम में पूछता है दो तरह के प्रश्न कि वो कौन सा अधिवेशन था जहां पहली बार महिलाओं को शामिल किया गया, तो 1889 का अधिवेशन होगा। लेकिन जब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि वो कौन सा अधिवेशन था जहां महिलाओं ने पहली बार भाषण दिया, तो वो 1890 है। एक साल के बाद 1890 ईस्वी के अंदर में महिलाओं को ये पावर मिला, महिलाओं को ये आजादी मिली कि महिलाएं भाषण दे सके। और इसीलिए एग्जाम में पूछता है कि मंच से पहली बार भाषण कब दिया, तो यही अधिवेशन था। इस अधिवेशन में इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लिख देते हैं। चलिए इस मेरा कहना होता है कि एक बार पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए और ऐसा पढ़िए कि दिमाग में सब कुछ सेट हो जाए। इस अधिवेशन में पहली बार महिला को मंच से, महिला ने मंच से संबोधन किया। अब आपके मन में बड़ी उत्सुकता होगी कि आखिर वो खुशनसीब महिला कौन थी भाई जो उस दौर में इसको मंच से संबोधन मिला। तो वो महिला कोई और नहीं, वो कादम्बिनी गांगुली ही थी। पढ़ी लिखी थी, ग्रेजुएशन थी, देश की पहली ग्रेजुएट थी, कादम्बिनी गांगुली ही थी। और इसी कादम्बिनी गांगुली को ये मौका मिला। और इन्होंने कौन सा भाषण दिया, तो आप देखते होंगे स्कूल धन्यवाद ज्ञापन प्रस्ताव नहीं देखते हैं कि जब स्कूल में भाषण समाप्त होता है तो मैं आज इस सभा में शामिल हुए सभी अतिथियों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूं, आप अपना कीमती समय निकाल कर आए और हम सबको ये भाषण दिया, इसके लिए आज हम सब बड़ी हर्ष और खुशी महसूस कर रहे हैं। नहीं होता है धन्यवाद देता है लोग, उसी को कहते हैं धन्यवाद ज्ञापन। दूसरी तरफ से कादम्बिनी गांगुली जो है फिरोज शाह मेहता को क्या कर रही हैं, तो फिरोज शाह मेहता को धन्यवाद ज्ञापन दे रही हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये सबको क्लियर है? क्लियर है? बताइए। इससे ज्यादा यहां से कोई प्रश्न नहीं आएंगे। 1890 के बाद जो अगला होगा वो होगा 7वां नंबर 1891। 1891 में हम बात करेंगे सबसे पहले स्थान की और फिर हम बात करेंगे अध्यक्ष की। इस 1891 में सिर्फ एक ही बात महत्वपूर्ण है, वो है अध्यक्ष का नाम। ये अधिवेशन में सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि अध्यक्ष का नाम आपको याद करवाना है। तो ये जो अधिवेशन है, इस अधिवेशन का स्थान था नागपुर और इसके अध्यक्ष हुआ करते थे आनंद चार्ल्स। उसके अलावा अगर इस अधिवेशन के महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें, अगर इस महत्वपूर्ण अधिवेशन के महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो सबसे पहला तथ्य जो इस अधिवेशन का होगा वो तथ्य ये होगा कि सिर्फ एक ही तथ्य है, नहीं तो बहुत कुछ, लेकिन एक जो सबसे बेहतरीन बात है कि आपसे पूछेगा कि एक नारा पूछेगा कि कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रपिता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रपिता है, यह किस अधिवेशन में उद्घोषित किया गया था। तो यही वो अधिवेशन था जिस अधिवेशन में घोषणा हुई कि कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता है। अच्छा यहां से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे एग्जांपल के तौर पे निम्न में से कौन कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बना है, निम्न में से कौन कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना है। मान लेते हैं क्वेश्चन पूछता है, पहला ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन दे देता है कि आनंद चार्लू, 2 नंबर दे देता है विलियम डिग्बी, 3 नंबर दे देता है सी ऑप्शन दे देता है हेनरी कॉटन, 4 नंबर डी देता है सर सैयद अहमद खान।
अब इस बात को समझिए कि ये क्यों मैं बता रहा हूं, ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि जब मैंने आपसे कहा कि आनंद चार्लू का नाम इंपॉर्टेंट कर दीजिए, तो यहां से ऐसे ही प्रश्न पूछकर फंसा सकते हैं। मान लीजिए कि आपको मैंने नहीं बताया होता, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये मैंने आपको नहीं बताया, अब आप कहते हैं यार इसका तो सुना हुआ है, ये तो कांग्रेस का ही नेता लग रहा है, ये भी सुना, ये वाला आदमी नहीं हो सकता, आप गेस करते हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है कि मैंने आपको इतना तैयार कर देना है कि आपको एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं रहे, इसलिए अब इसको देखेंगे पता चलेगा कि ये था ये था ये था, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी विकल्प हो जाएगा। तो ये बताने का सिर्फ ये पूरा बताने का रीजन ये था कि मुझे आपको इस नाम से अवगत कराना था, साथ ही साथ आपको ये भी बताना था कि कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रपिता है, ये किस अधिवेशन में हुआ था, 1891। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, ये सबको क्लियर है, कमेंट करके बता दीजिए सभी लोग, इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट। अगला अधिवेशन बढ़ते हैं 1892, 1800, सीरियल नंबर नहीं लिखूंगा मैं, डायरेक्टली ईयर लिखता हूं, 1892। 1892 का अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको समझाता हूं। ये दोनों बात मैं आपको बताता हूं क्योंकि समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, रटने के लिए किताबों में सब कुछ दिया हुआ है। ये अधिवेशन जो था ये हुआ इलाहाबाद में, ये प्रयागराज जो आज के डेट में बन चुका है, और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो इसके अध्यक्ष बने डब्ल्यू.सी. बैनर्जी यानी वोमेश चंद्र बैनर्जी। फिर आप कहेंगे सर आप क्यों पढ़ा रहे हैं भाई, यहाँ से क्या प्रश्न पूछ सकता है, कुछ तो बात रही होगी, आखिर आप सही से पढ़ा रहे हो तो यहाँ पे कुछ बात रही होगी। तो रीजन बीइंग ये है मेरे दोस्तों, रीजन बीइंग ये है कि यहाँ से एक ही तथ्य महत्वपूर्ण है। जानते हैं कि जब कांग्रेस बना तो 1886 के अंदर में एक व्यक्ति अध्यक्ष बने थे जिनका नाम था दादा भाई नौरोजी, याद होगा आपको, दादा भाई नौरोजी। और इसी दादा भाई नौरोजी ने 1888 के अंदर में 1888 में यह घोषणा की कि हम कांग्रेस का 1892 में जो अधिवेशन होने वाला है इसका आयोजन लंदन में करेंगे। सब नेता खुश हो गए जब लंदन जाने का मौका मिला। इस व्यक्ति ने क्या कहा, ये व्यक्ति बहुत धनी व्यक्ति थे, इनका बिजनेस व्यापार लंदन में चलता था, तो इस व्यक्ति ने कहा कि हम 1888 में ही, दादा भाई नौरोजी ने यह घोषणा दे दी, यह घोषणा कर दी कि 1892 का जो अधिवेशन है उसका आयोजन कहां होगा, तो उसका आयोजन लंदन में होगा। अब वैसी परिस्थिति के अंदर में सब लोग इंतजार कर रहे थे लंदन में होगा, लेकिन हुआ क्या कि 1892 में वहां पर आ गया चुनाव, वहां पे क्या आ गया, चुनाव आ गया, और चुनाव के कारण इस बैठक को क्या कर दिया गया, तो इस बैठक को रद्द कर दिया गया। और जब ये बैठक रद्द हो गया तो रद्द होने के बाद जो नया स्थान आया वो लंदन ना होकर बैठक कहां हुआ, इलाहाबाद में। तो अब आप कहेंगे इतनी कहानी आप क्यों सुना रहे हो, मैं इतनी कहानी मेरे दोस्तों इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि पेपर में एक सवाल आता है और वो सवाल पूछता है कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन लंदन में प्रस्तावित था। जाकिर भाई यार तुमने पूरी शुरू से क्लास में देखा, मैं शुरू में कहा कंप्लीट क्लास जो है समय से बहुत पहले हो जाएगा, आप उसकी चिंता मत करो, कंप्लीट करने के लिए 10 दिन 15 दिन में 20 दिन में कंप्लीट हो जाती है चीजें, लेकिन समय से पहले हो जाएगा, हर किसी का समय जैसा नहीं होता है, ठीक है ना। बाकी सारी क्लासें चल रही हैं, एक सब्जेक्ट से असर बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, और फिर भी मेरी क्लास समय से पहले पूरी हो जाएगी, आप चिंता बिल्कुल ना करें, है ना। पूरा बिहार और पूरा भारत इस बात को जानता है कि अगर हमने बीड़ा उठाया है तो हम समय से उसको पहुंचा देते हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखो यार। सर नोट्स कैसे बनाए, जैसे मैं बोर्ड पे लिखा हूं वैसे अपनी कॉपी में लिखें, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन लंदन में प्रस्तावित था, तो आप क्या कहोगे आंसर में, 1892 का अधिवेशन, 1892 का अधिवेशन। क्लियर है ये बात। हेनरी कॉटन मेरे भाई आगे आएंगे तो हेनरी कॉटन के बारे में आपको बता देंगे, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। ये समस्या क्या है ना कि बच्चे क्या चाहते हैं मैं आपको बताता हूं, समस्या क्या है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि बीपीएससी का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम बीपीएससी का आप ले लीजिए, मान लीजिए उसके अंदर मान लीजिए क्या है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अंदर में क्या है, एंशिएंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है ना। उसके अलावा साइंस है, साइंस के अंदर में क्या है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। उसके बाद आ जाइए क्या है, इकोनॉमिक्स है। उसके बाद क्या है, पॉलिटी है। उसके बाद क्या है, हिस्ट्री ज्योग्राफी है। उसके बाद क्या है, करंट अफेयर्स है। उसके बाद क्या है, मैथ्स है। उसके बाद बहुत सारे अन्य सब्जेक्ट्स हैं। अब बच्चा क्या चाहता है कि इसकी भी क्लास रोज हो, इसकी भी 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 हो, और भी कोई विषय है तो वो सब विषय आज ही हो, मतलब हर दिन हर विषय की पढ़ाई हो। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप दुनिया के किसी भी कोचिंग संस्थान में घूम लीजिएगा, जो ऑनलाइन ऑनलाइन जो लोग पढ़ाते हैं ना, आप घूम लीजिएगा, मैं आपको गारंटी के बात बता सकता हूं कि जितना ऑफिसर्स एकेडमी रोज पढ़ाता है रोज, उतना भारत का कोई संस्थान शायद ही पढ़ाता होगा। मुझे जानकारी में तो नहीं है, बस इतना ही कहूंगा, ठीक है। तो आप भी धैर्य रखें, संयम रखें, चीजें अपने आप सही हो जाएंगी ना। 1892 के बाद 1893 के ऊपर चलते हैं 1893। 1893 की जब हम बात करते हैं साथियों तो प्रश्न फिर वही आएगा, सर आप स्थान क्यों लिखते हो, क्योंकि एग्जाम में बेटा पूछता है, ये कहता है कि कहां हुआ था, तो इसका स्थान आपको याद करा चुका हूं मैं, लाहौर में हुआ था, याद है ना। और अध्यक्ष की अगर बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष कोई और नहीं बल्कि आपके अपने, हम सबके अपने दादा भाई नौरोजी हुआ करते थे। अब समझो, मैं कमेंट्स नहीं लूंगा, डायरेक्ट पढ़ाओ, डायरेक्ट मैं पढ़ा देता हूं। अब आइए तथ्यों की बात कर ले। एक ही तथ्य है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ओनली वन। ये इकलौता वो अधिवेशन है जिस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी जो है, दादा भाई नौरोजी की जब हम बात करते हैं तो ये इकलौता ऐसा अधिवेशन है जिस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अंग्रेजों से बहुत नाराज थे। क्यों ऐसा मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। एक एक्ट आया था जिसको कहते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम, जिसको हम कहते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट, हिंदी में लिख सकता हूं भारत परिषद अधिनियम, या इधर लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मामला क्या था समझिए, मामला ये था कि एक एक्ट आया जिसको हम कहते हैं भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट। अब साथियों ये जो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 था, इसमें जो है बहुत सारी उम्मीदें थी दादा भाई नौरोजी को, लेकिन ये जो है उन उम्मीदों पर फेल कर गया। जब फेल कर गया तब दादा भाई नौरोजी का आंख कान नाक दांत फेफड़ा किडनी सब खुल गया, उनको समझ में आ गया कि अंग्रेज जो है हमारी सुनने वाले नहीं है। तब जाकर उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया कि भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा, यानी डायरेक्ट मैं लिखूं कि आईसीएस की परीक्षा लंदन में होती थी केवल, तो उन्होंने कहा कि आईसीएस की परीक्षा लंदन के साथ साथ, आईसीएस की परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी, आईसीएस की परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी आयोजित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। अब आपको मैं इतना डिटेल में पढ़ा चुका हूं इसके बारे में कि भाई क्यों, क्योंकि अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि आईसीएस अधिकारी यानी डीएम एसपी आईएएस आईपीएस जो है भारतीय लोग बने, इनकी कोई चाहत नहीं थी कि भारतीय लोग बने। वैसी परिस्थिति के अंदर में इन्होंने बोला कि भाई भारतीय लोग आईएएस अधिकारी नहीं बनेंगे तो कैसे होगा, और वैसी परिस्थिति के अंदर में आईसीएस की परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी आयोजित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये सबको क्लियर है? चलिए 1893 के बाद अगला जो अधिवेशन लेंगे वो अधिवेशन है 1894 का। एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन चूंकि इंपॉर्टेंट है बैटरी है इसलिए बता रहा हूं। अगर इस 1894 के अधिवेशन में दो बातें, सबसे पहले तो स्थान, और दूसरी बात कौन सी भाई, तो दूसरी बात अध्यक्ष कौन है। तो अगर हम 1894 के अधिवेशन की बात करें तो इसका स्थान हुआ करता था मद्रास और अध्यक्ष हुआ करते थे अल्फ्रेड वेब। इसका स्थान साथियों कहां था, तो इसका स्थान हुआ करता था मद्रास और इसके अध्यक्ष हुआ करते थे अल्फ्रेड वेब। अगर हम तथ्यों की बात करें तो तथ्य में सिर्फ एक तथ्य महत्वपूर्ण है और वो तथ्य यही है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष हैं अल्फ्रेड वेब। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने अध्यक्ष वाला बात क्यों बोला है। याद है ना कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था कि एग्जाम में कभी-कभी पूछ लेता है कि कौन सा अध्यक्ष नहीं है,
तो अब तो याद रहेगा ना आपको, एक बार आपकी नजरों से ये नाम गुजर गया तो भले इसमें कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि क्या कभी अल्फ्रेड वेब अध्यक्ष बने थे, तो आप कहिएगा हाँ बने तो कभी थे, भले याद नहीं होगा 1894 है 98 है 99 है, लेकिन एटलीस्ट आपको ये नाम तो याद रहेगा ना कि अल्फ्रेड वेब नाम का व्यक्ति, अल्फ्रेड वेब नाम का व्यक्ति अध्यक्ष बना था। यस और नो? ठीक है, निशांत कुमार करेंगे सर आप क्लास रेगुलर नहीं ले रहा हूं, मैं कहीं नहीं ले रहा हूं, पिछले बहुत दिनों से मैं क्लास कहीं नहीं ले रहा हूं, कुछ परेशानी में हूं, नहीं ले पा रहा हूं। आज से सोचा शुरू करने के लिए, देखिए ईश्वर सब कुछ चाहे तो अपने समय से क्लासेस चलती रहेंगी, कोशिश तो यही है ना। तो अब समझ में आ गया कि मैं क्यों बता रहा हूं तथ्य 1894 के बाद अगला जो अधिवेशन है वो अधिवेशन है साथियों 1895 का। अब आप कहेंगे सर ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक पॉइंट भी है, यहाँ पे एक पॉइंट भी है, लेकिन सबसे पहले इसके स्थान की बात करते हैं। तो इसका स्थान साथियों हुआ करता था पूना, और इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष एक बड़े ही अच्छे व्यक्ति हुआ करते थे, कांग्रेस के बड़े नेता सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। कई बार एग्जाम ये भी पूछता है कि सुरेंद्र नाथ बने थे कि नहीं बने थे अध्यक्ष, तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी इसके अध्यक्ष बने थे। यहाँ से एक तथ्य है जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, याद भी नहीं होगा आपको, मैंने 1886 में या 87 में आपको बताया था, 86 या 87 में मैंने आपको बताया था, और क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि एमजी रानाडे ने सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी, याद है? मैंने बताया था कि भाई एमजी रानाडे ने सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया था, यस और नो, है ना, याद होगा? बस ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही वो अधिवेशन था जहां पे वो एमजी रानाडे की जो सोशल कॉन्फ्रेंस थी उसको बंद करने की घोषणा कर दी गई। उसको क्या कर दिया गया? बंद करने की घोषणा कर दी गई। 1887 के अंदर में सोशल कॉन्फ्रेंस बनी थी, एमजी रानाडे ने उसको बंद करा दिया। एग्जाम में वो सवाल नहीं पूछता कि बंद कब हुआ, एग्जाम में ये पूछता है कि जो सोशल कॉन्फ्रेंस थी उसको किसने बंद करवाया, तो बाल गंगाधर तिलक ने बंद करवाया। तिलक मंच पर चढ़े और तिलक ने मंच से वहीं से कह दिया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं तिलक ने मंच से महादेव गोविंद रानाडे की सोशल कॉन्फ्रेंस को बंद करने की घोषणा की। एकमात्र सवाल जो यहां से पूछा जाता है कि किसने किया, तो आप बता देंगे कि भाई किसी और ने नहीं बल्कि तिलक ने किया है। किसने किया है? तो तिलक ने किया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर टू एवरीवन? क्या ये सबको क्लियर है? क्लियर है? यस सर, चलिए ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, 1895 के बाद आता है 1896, स्थान वही कलकत्ता। और अगर अध्यक्ष की बात करें, क्यों डर लग रहा है बैटरी खत्म हो जाए, अभी है ये वो, चलो निकल जाएगा। अच्छा, अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष हैं रहीमतुल्लाह सयानी। अच्छा, अभी तक जितने भी अध्यक्ष मुस्लिम नाम देख लिया था आपको, तो ये जो है यहाँ से जो तथ्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो यहाँ से परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं, वो ये हो सकता है कि द्वितीय या दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष। तो आपको कहेंगे पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में, दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहीमुल्लाह सैनी। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बंकिम चंद्र चटर्जी एक व्यक्ति थे, जानते हैं इतना सारा उपाधि वगैरह सारे नामों से याद करते हैं। तो ये जो बंकिम चंद्र चटर्जी हुआ करते थे, उनकी एक रचना थी, उस रचना के अंदर उन्होंने गीत लिखा था। हाँ गौरव भाई, क्लास में बहुत दिन से नहीं हो रही थी ना, बोलिए आप लोग, कल से रेगुलर आपको मिल जाएगी। हाँ बहुत दिन से नहीं हो रही, तबीयत कुछ समस्या थी इस वजह से ना, 7 बजे से क्लास मिलेगी, कल से आप चिंता करें। तो बंकिम चंद्र चटर्जी की एक गीत हुआ करती थी, और वो गीत थी वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शतलाम सस्यश्यामलाम मातरम वंदे मातरम। जो वंदे मातरम गीत है वो इसी अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। तो ये एग्जाम का सबसे सुपरहिट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कई दफे पूछा है, तो मैं सारी बातों को एक में समाहित कर लेता हूं। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना या गीत वंदे मातरम इसी अधिवेशन में पहली बार गाया गया। वंदे मातरम वो वंदे मातरम जो आगे चल के भारत के कई आंदोलनों का गीत बन जाएगा, स्वदेशी और बहिष्कार का गीत होगा, क्रांतिकारी सड़कों पर निकलेंगे तो वो गाना गाएंगे वंदे मातरम, उससे उनके जुनून और जोश में वृद्धि होगी। सर आपकी क्लास 9:15 में होगी जी, हां से लगाया गया, हां से होगी, है ना। दूसरा एक और महत्वपूर्ण है, ये एक और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि दादा भाई नौरोजी ने धर्म के बहिर्गमन प्रस्ताव को पारित किया था। ये सुपर हिट क्वेश्चन है। दादा भाई नौरोजी ने इसी अधिवेशन में भारत के आर्थिक दोहन को समझाते हुए धन का बहिर्गमन सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का बहिर्गमन सिद्धांत पारित किया था। कई बार आपसे पूछता है कि धन का बहिर्गमन सिद्धांत किसने दिया, तो धन का बहिर्गमन सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया। आपसे पूछ सकता है कि किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो 1896 के अधिवेशन में पारित हुआ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है? यस और नो? सर गया कौन सा क्या लिख रहा है भाई, खाली कॉपी पेस्ट मार, कुछ पता नहीं चला, कुछ ऐसा लिखो कि हम पढ़ पाएं, है ना। सर नीतीश जी फिर पलटेंगे क्या? अभी हम क्या जानते हैं भाई कि नीतीश जी पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? नहीं आज सिर्फ कमेंट ले रहे हैं, कल से कोई कमेंट नहीं लेंगे, तो चलेगा, बहुत कमेंट ले रहे हैं, आप कमेंट नहीं लेते हैं तो भाई। अब ये अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? ये अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है, ये अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महात्मा गांधी, आपको पता है दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, आगे महात्मा गांधी के बारे में, तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। और जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका चले गए थे तो वैसी परिस्थिति के अंदर में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जाने के क्रम में बहुत दिनों के बाद दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी आए थे, और जब आए थे तो पहली बार कांग्रेस के इसी अधिवेशन में गांधी ने हिस्सा लिया था। तो हम लिख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने पहली बार इसी अधिवेशन में हिस्सा लिया था। अब हिस्सा लेने का मतलब नहीं कि अध्यक्ष बने, भाई पहली बार कांग्रेस की अधिवेशन में शामिल होकर देखे, वो वैसे अधिवेशन होता है क्या? वो वैसे अधिवेशन होता है क्या? तो ये बात हो रही थी। उसके अलावा यहां पर ना विचारधारा का टकराव होने लगा। उदारवादी नेता के युवा नेताओं से खुलकर मतभेद सामने आने लगे। मतलब जितने भी पुराने नेता थे, जो उदारवादी विचारधारा के नेता थे,
उन नेताओं और जो नई पीढ़ी के नेता, जैसे आपको क्या लगता है पापा जी सोचते हैं, हम लोग देखो पापा बिहार सोचते हैं कि बेटा मैं करेगा, हम लोग मैं क्या लोग अपने बिहार कर सकते हैं, बच्चा ऐसे सोचता है। तो जो पुराने लोगों की थॉट प्रोसेस है, जो नए लोगों की थॉट प्रोसेस अंदर है, यही हुआ कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के अंदर उदारवादी नेता थे, जो अंग्रेज नीति का अनुसरण करने वाले नेता थे, वो नेता जो फोल्ड हैंड पॉलिसी की याचना करने वाले थे, वो नेता जो 3P पॉलिसी की बात करते थे, ट्रेडिशनल प्रोटेस्ट की बात करते थे, वो नेता जो अंग्रेजों की लोकतांत्रिक व्यवस्था में और अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था में, अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था में अपनी आस्था रखते थे, जो अंग्रेजों का सपोर्टर नेता है, बीबी टीमी कह लीजिए या उदारवादी नेता है, तो नई पीढ़ी से तो बढ़ेगा नहीं। तो ये वो अधिवेशन था। जब धीरे-धीरे नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में मतभेद जो कांग्रेस के नेताओं में खुलकर सामने आने लगे और धीरे-धीरे आगे कांग्रेस टूट जाएगी, इसके बाद यही विचारधारा होगा। ठीक है जी? तो हाँ, आज यहीं पर छोड़ेंगे। ठीक है? थैंक यू भाई मोहनलाल गौतम जी, बहुत शुक्रिया।